कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से फिर हम बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे दांत के बारे में। पाचन तंत्र हमारा टॉपिक चल रहा था और पाचन तंत्र में हमने दांत तक पढ़ लिया था। दांत जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मनुष्य में जो अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं उनमें 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है इंसाइजर, जिसको कहा जाता है कृंतक। दूसरा होता है कैनाइन, जिसको कहा जाता है रदनक। तीसरा होता है प्रीमोलर या अग्रचवर्णक। और चौथा होता है मोलर या चवर्णक। मनुष्य हो या जानवर, सभी में दांतों का काम क्या होता है? चीड़-फाड़ करना या भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो हमारे दांत भी यही काम करते हैं। जो हम भोजन बाइट के रूप में या कोल के रूप में खाते हैं, उस कोल को छोटे छोटे अणुओं में बदल देते हैं ताकि वो हमारे भोजन नलिका में आसानी से हमारे आमाशय में चला जाए, भोजन नली से होता हुआ आमाशय में चला जाए। इसीलिए 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब इनकी संख्या पूछी जाती है कि कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 8, रदनक दांतों की होती है 4, अग्रचवर्णक की होती है 8 और चवर्णक की होती है 12। इस प्रकार से कुल हमारे 32 दांत होते हैं। अब 32 दांत होते हैं तो इनको डिवाइड कैसे किया गया है? तो ये 32, ये है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये कितने हैं? 8। इसके बाद ये कितने हैं? 4। इसके बाद ये हैं 8 और ये 12। अगर हम इन चारों में 4 का भाग कर दें तो ये हमें आसानी से मिल जाते हैं। या इनका टोटल कर लीजिए आप, 12 और 12 24, 24 और 8 32। ये कुल दांत हो गए हमारे मनुष्य के दांत। कुल दांतों की संख्या होती है वयस्क होने पर 32। वैसे जनरली आते हैं कितने? 28 से 30, लेकिन कुछ दाढ़ को मिलाकर ये हो जाते हैं 32। वैसे दांत 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थायी दांत और दूसरा होता है अस्थायी दांत। पहले हम अस्थायी दांत लिख लेते हैं क्योंकि पहले वही आते हैं। पहला होता है अस्थायी दांत और दूसरा स्थायी दांत। कभी कभी इनकी संख्या पूछी जाती है कि अस्थायी दांतों की संख्या बताइए। तो अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20 और स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। या कभी कभी आपको ऑप्शन में मिल सकता है 28 से 30। ये 2 ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, या तो 32 या 28 से 30। अब ये कैसे होता है? इसका एक सूत्र होता है जिसको कहा जाता है दंत सूत्र। दंत सूत्र मैं आपको यहां पर लिखकर बताती हूं। टू 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। ये होता है वयस्क यानी कि स्थायी दांत में। स्थायी दांत का दंत सूत्र होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। कैसे निकालते हैं संख्या? तो पहले आप इनका टोटल कर लीजिए। कितना होता है? 3 3 2 5 और 3 8, यानी कि कितने 5 और 3 8, 8 दूना 16। फिर यहाँ पर कितने? ये भी इतनी है, ये 16। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितने हो गए? ये 32 दांत निकल गए। ऐसे ही अस्थायी दांतों की संख्या पूछे। यहाँ पर ये जो होता है ये इंसीजर होता है, ये केनाइन होता है, ये प्रीमोलर होता है और ये मोलर होता है। इसका फॉर्मूला होता है ICPM। अब अस्थायी दांत अगर निकालेंगे तो अस्थायी दांत का फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 ICPM। यहाँ पर प्रीमोलर दांतों की संख्या कुछ नहीं होती है, प्रीमोलर होते ही नहीं है अस्थायी दांतों में। तो अब इनका हम काउंट करेंगे तो कितना होगा? 5 5 दूना 10 और 5 दूना 10। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितने हो गए? ये 20 आ गए। तो इस तरीके से हम
दंत सूत्र के द्वारा दांतों की संख्या भी निकाल सकते हैं। आपको अगर दंत सूत्र दे दिया और पूछा गया कि मनुष्य में दांतों की संख्या बताइए, तो आप इसको कैलकुलेट करके 32 दांत बता सकते हो। अस्थायी दांतों की संख्या बताइए तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। या आपसे पूछ सकते हैं कि अस्थायी दांतों में इंसीजर दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 2 ये और 2 ये, 4 में 2 का गुणा कर देंगे आप, तो कितने हो जाएंगे 8 दांत होते हैं इंसीजर यानी कि कृंतक। अगर रदनक पूछे तो 1 और 1 2, 2 दूना 4, रदनक होते हैं 4। प्री मोलर पूछे तो 0 होते ही नहीं है। मोलर पूछे यानी कि चवर्णक पूछे तो 2 और 2 4, 4 दूना 8 होते हैं मोलर। इस तरीके से आप दांतों की संख्या निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से। ये तो हो गया मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र। मैं और भी दंत सूत्र आपको बताती हूँ, जैसे कि हाथी का और गाय का। बंदर में भी दंत हमारे जितने ही होते हैं, जितने हमारे 32 होते हैं उतने ही बंदर में होते हैं, तो उनका और हमारा दोनों का सेम होता है दंत सूत्र। हाथी का दांत, हाथी का दंत सूत्र। हाथी का दंत सूत्र होता है 1033/0033 इंटू 2। अब आप बता सकते हैं इसमें कुल कितने दांत होते हैं, तो 6 और 1 7, 7 दूना 14 अपॉन 00 है तो 0 ही आएगा, और ये 3 और 3 6 यानी कि 6 दूना 12। एक बात और ये ध्यान रखना, ये जो संख्या होती है ये ऊपर के दांतों की संख्या होती है और ये निचले दांतों की। कैसे, तो ये आपका जबड़ा है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया, तो जो ये है हमारे नीचे के दांत, ये कहलाते हैं इंसीजर, और सबसे पहले यही आते हैं, ये है इंसीजर। उसके बाद 4 ऊपर और 4 नीचे, ये इंसीजर है। इसके बाद आते हैं केनाइन। केनाइन दांतों की संख्या कितनी थी, 4 थी, तो ये हो गए केनाइन। उसके बाद 8 थी मोलर, प्रीमोलर। और उसके बाद जितने बचे दांत हैं ये है मोलर। जितनी भी दाढ़ आपकी होती है वो चवर्णक यानी कि मोलर प्रकार के दांत होते हैं। तो इस प्रकार से ये दांत होते हैं, ये है नीचे के दांत और ये है ऊपर के दांत। तो ऊपर के दांतों की संख्या इसमें कितनी है, हाथी के दांतों में 14 और नीचे के दांतों में 12। तो इस तरीके से कुल कितने होगा, ये इनका जोड़ कर लिया जाए तो 26 दांत होते हैं हाथी के अंदर। और जो निकले हुए दांत होते हैं उसको कहा जाता है टस्क, और वो इंसीजर प्रकार के होते हैं। मैं लिख लेती हूँ, दिखाई देने वाले दांत। कृंतक प्रकार के होते हैं। जो टस्क में बदल जाते हैं। ये हो गया हाथी के दांतों की संख्या और कुल दांत कैसे निकालते हैं और उसका दंत सूत्र। और जो निकले हुए दांत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है टस्क। कौन से प्रकार के होते हैं, तो कृंतक प्रकार के दांत होते हैं वो। अब अगर गाय के दांतों की बात की जाए, गाय का दंत सूत्र, इसका दंत सूत्र होता है 1033/33113 इंटू 2। सॉरी मिस्टेक हो गई, सूत्र अलग है थोड़ा। 0033/3133 इंटू 2। कितने हो गए, 3 और 3 6, 6 दूना 12
अपॉन 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 दूना 20, कुल दांत हो गए। इन दोनों को जोड़ लिया तो 2 और 3, ये भी 32 ही होते हैं। लेकिन इसमें इंसीजर ऊपर की तरफ नहीं होता है, नीचे की तरफ 3 होते हैं। केनाइन ऊपर की तरफ नहीं होता है, नीचे की तरफ 1 होता है। प्रीमोलर ऊपर 3 नीचे 3 और मोलर ऊपर 3 नीचे 3। इस तरीके से आपसे गाय के दांत का सूत्र पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये होता है। और इंसीजर दांत यानी कृंतक दांतों की संख्या पूछी जाए ऊपर की तरफ तो 0, नीचे की तरफ 3, रदनक की ऊपर की तरफ 0, नीचे की तरफ 1, अग्र चवर्णक की ऊपर की तरफ 3, नीचे की तरफ भी 3 और चवर्णक प्रकार की 3 और ये भी 3। तो ये कुछ दंत सूत्र है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। बहुत रेयर केस होता है, केवल मनुष्य के ही पूछे जाते हैं कि मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, यही पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो ये हो गए आपके दांत। दांत के बाद बात आती है जीभ की, क्योंकि अगला जो हमारा भाग है मुख गुहा का वो है जीभ। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जीभ या टंग जिसको कहा जाता है बनी किसकी होती है। तो आप सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, यह मांसपेशियों की बनी होती है। लंबाई कितनी होती है इसकी, तो इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। रंग कैसा होता है इसका, रंग होता है हल्का गुलाबी। कार्य क्या करती है, तो यह स्वाद का अनुभव करवाती है। और क्या कार्य करती है, तो यह भोजन को लार के साथ मिक्स करती है, यानी कि मिक्सर की तरह कार्य करती है। मिक्सर की तरह कार्य करती है जीभ। लार के साथ भोजन को अच्छे से मिला देती है और लुगदी के फॉर्म में बना देती है। ठीक है, तो ये इतने कार्य थे जीभ के। जीभ किसकी बनी होती है, मांसपेशियों की। लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। रंग कैसा होता है, हल्का गुलाबी होता है। और क्या करती है, स्वाद का अनुभव करवाती है और साथ में भोजन को मिक्स करने का, लार के साथ मिक्स करने का कार्य करती है। अब जीभ में अलग अलग प्रकार के स्वाद होते हैं। ये हमारी जीभ है। यहाँ आगे का जो भाग होगा, सबसे आगे का जो भाग है, कौन कौन से स्वादों का अनुभव करवाती है, तो जीभ 4 प्रकार के स्वाद का अनुभव करवाती है। कौन कौन से, तो पहला है मीठा, मीठा या स्वीट बोल सकते हो आप। दूसरा है खट्टा, खट्टा या सौर। तीसरा है कड़वा, कड़वा या बिटर। और चौथा होता है सॉल्टी या नमकीन, नमकीन या सॉल्टी। तो ये 4 प्रकार के जीभ स्वाद अनुभव करवाती है। सबसे पहला जो हिस्सा होता है, आगे का हिस्सा, यहाँ का जो स्वाद होता है ये स्वीट होता है, स्वीट या मीठा। फिर यहाँ का जो स्वाद होगा, यहाँ का और यहाँ का, ये होगा सौर या खट्टा। फिर यहाँ का, सेंटर का नहीं है ये, मीठे से जस्ट पीछे की तरफ, यहाँ का स्वाद जो होगा ये होगा नमकीन, नमकीन या सॉल्टी। और सबसे पीछे की तरफ होता है बिटर, बिटर या कड़वा।
इसके बाद आ जाती है मुख गुहा, जहां पर आपको स्वाद का अनुभव होता है कौन से, अदरक लहसुन के, अदरक लहसुन के स्वाद का अनुभव। जब आप कोई तीखी चीज खाते हो उसमें अदरक लहसुन होती है तो आपको आंसू आ जाते हो, और यहाँ पर आपको स्वाद का अनुभव होता है। ये होती है मुख गुहा। मुख गुहा में यहीं पर अदरक लहसुन के स्वाद का अनुभव होता है। तो ये 4 प्रकार के स्वाद हो गए। सबसे आगे वाला जो हिस्सा रहेगा यहाँ पर स्वीट या मीठा आपको अनुभव होगा, उसके थोड़े पीछे नमकीन या सॉल्टी स्वाद का अनुभव होगा। दाएं और बाएं की तरफ आपको खट्टे स्वाद का अनुभव होगा, और पीछे की तरफ जब भी आप कोई टेबलेट वगैरह खाते हैं आपको कड़वी लगती है, क्योंकि आप यहाँ पर रखते हो इसीलिए वो टेबलेट कड़वी लगती है आपको, तो यहाँ पर बिटर। लेकिन बीच में यहाँ पर सेंटर में कोई स्वाद का अनुभव नहीं होता है, इसीलिए आप चाहे तो टेबलेट को यहाँ पर रखकर भी खा सकते हैं। तो ये जीभ का कार्य हो गया और जीभ के सारे स्वाद हो गए। अब जीभ में स्वाद का अनुभव कौन करवाता है, तो जीभ में स्वाद का अनुभव करवाती है स्वाद कलिकाएं, या जिनको कहा जाता है टेस्ट बड्स। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जीभ में स्वाद का अनुभव स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बड करवाती हैं। जीभ होती है, जीभ के ऊपर ऐसे दाने दाने से पाए जाते हैं, ऐसे दाने दाने से उठे होते हैं, कभी गौर से देखा हो तो। ये दाने दाने ही क्या कहलाती है, यही कहलाती है टेस्ट बड्स। कैसी होती है, कितनी होती है इनकी संख्या, तो औसतन इनकी संख्या होती है लगभग 2000 से लेकर 8000, लगभग 2000 से लेकर 8000 स्वाद कलिकाएं होती है, और महिलाओं में ज्यादा होती है। 10,000 होती है, महिलाओं में 10,000 होती है इनकी संख्या। इसीलिए महिलाओं को हर स्वाद का अनुभव बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि उनकी स्वाद कलिकाएं बहुत ज़्यादा विकसित होती है। अब स्वाद कलिकाएं जो होती है वो इस प्रकार से होती है। और फिर ये जुड़ी होती है ब्रेन से। यहाँ वाला जो हिस्सा होता है ये होता है माइक्रोविलाई। इसको कहा जाता है माइक्रोविलाई। ये अंदर से इसी कली के रूप में होती है। और आगे जुड़कर ये मस्तिष्क तक पहुंच जाती है, क्योंकि मस्तिष्क से अगर इसका कनेक्शन नहीं होगा तो आप स्वाद का अनुभव नहीं कर सकते, और ना ही किसी को बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ खा रहे हो आप, या इसमें किस चीज़ का स्वाद आ रहा है। ये होती है टेस्ट बड्स। आपने देखा होगा जब भी आप आइसक्रीम खाते हो तो उसका जो फेट होता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जीभ के सबसे ऊपर वाले भाग पर जम जाता है। वो कहाँ पर जमता है, तो वो माइक्रोविलाई पर जमता है। उसके बाद वो धीरे धीरे रिसकर आपकी स्वाद कलिकाओं में चला जाता है। तो स्वाद कलिकाएं क्या करती है, उस स्वाद का अनुभव करवाती है। जो भी फ्लेवर होता है आइसक्रीम का, तो उस फ्लेवर को अनुभव करवाती है, और अनुभव करवाने के बाद उसके सिग्नल को कहाँ पहुँचा देती है, मस्तिष्क तक पहुँचा देती है। तो यही होता है स्वाद कलिकाओं का कार्य।
हमारी जो माइक्रोविलाई होती है बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन लॉयन या टाइगर की बात की जाए, लॉयन और टाइगर में जो माइक्रोविलाई होगी बहुत कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत मजबूत होगी। अगर कोई पालतू जानवर है, जैसे कि कोई पालतू शेर है या चीता है, और वह आपकी स्किन पर लगातार रब किए जा रहा है या आपकी स्किन को लगातार चाटते जा रहा है, तो धीरे धीरे आपकी स्किन की चमड़ी, आपकी स्किन हट जाएगी वहां से और मांस दिखाई देने लगेगा और ब्लड निकलने लगेगा। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि किस जानवर की माइक्रोविलाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या मजबूत होती है, तो आप बता सकते हो लॉयन या टाइगर, शेर या चीता की। और मनुष्य की कैसी होती है, बहुत ही मुलायम, और उससे मुलायम होती है कुत्ते की, क्योंकि कुत्ता अक्सर कई सारे लोगों के जो पालतू जानवर होते हैं कुत्ते वगैरह, वो चाटते रहते, उसका कोई असर नहीं होता है। ये जीभ आपका कंप्लीट हो गया है। अब है होंठ, बकल कैविटी या मुख गुहा का तीसरा भाग। होंठ का ज़्यादा कोई कार्य नहीं होता है, इसके दो कार्य होता है। क्या होता है, एक तो ये हमारे शरीर का ऐसा अंग होता है जहाँ पर कभी भी तेल इकट्ठा नहीं होता है, तो ये लिख सकते हैं आप, यह हमारे शरीर का एकमात्र अंग है जो कभी तेलीय अवस्था में या तेलीय नहीं होता, तेलीय नहीं होता है। और दूसरा इसका पॉइंट क्या होगा, जो भी आपका लिक्विड वाला खाना है, तरल भोज्य पदार्थ है और साथ में लार है, उसको बाहर आने से रोकता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, यह तरल भोज्य पदार्थ और लार को मुंह से बाहर नहीं आने देता। तो ये दो कार्य हो गए किसके, होंठ के। ये बकल कैविटी वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। दांत भी हमने पढ़ लिए, उसके बाद जीभ हमने पढ़ ली, उसके बाद होंठ हमने पढ़ लिए। अब दूसरा भाग आता है एलिमेंट्री केनाल या आहार नाल का दूसरा भाग जो है वो है आपका ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस या जिसको कहा जाता है ग्रास नली या ग्रसनी भी कहा जाता है इसको, या फूड पाइप या भोजन नली भी कहा जाता है। अब ऑइसोफेगस की बात की जाए तो ये किस प्रकार की आकृति होती है इसकी, तो यह एक बेलनाकार पाइप के रूप में होता है। बेलनाकार पाइप होता है ये। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है लगभग, ये मेन पॉइंट है, जीभ की लंबाई, उसके बाद ग्रास नली की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई, बड़ी आंत की लंबाई, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी लंबाई होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। क्या करता है ग्रास नली, तो भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है। जो भी आपने खाना खाया, आपके बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा से लेकर आपके अमाशय तक जाने की जो क्रिया होती है, वही क्रिया कौन करता है, ऑइसोफेगस या ग्रास नली करता है। इसके बाद ये क्या काम करता है, तो ये भोजन को अमाशय तक पहुंचाने के बाद क्या काम करेगा, इसमें की गति पूछी जाती है। हाँ, इसकी गति होती है इसमें क्रमाकुंचन गति होती है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसकी गति कैसी होती है, क्रमाकुंचन।
क्रमाकुंचन गति से आप क्या समझते हैं कि ये इस टाइप का पाइप है और ये आपका भोजन है, तो ये भोजन को उसी शेप में जाने देगा जिस शेप में ये पाइप होगा। इसी को कहा जाता है क्रमाकुंचन गति। यहाँ से ऐसा गया, फिर यहाँ पर थोड़ा छोटा हो गया, फिर यहाँ से ऐसा गया, फिर यहाँ पर छोटा हो गया, ऐसे। तो इसी को कहा जाता है क्रमाकुंचन गति। इसी गति में ये भोजन को अमाशय तक पहुँचाने का कार्य करता है। एसोफेगस में यही पूछा जाता है कि ये किस आकार का होता है, तो बेलनाकार में होता है ये। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कार्य क्या होता है? तो मुख गुहा से भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है। ये यहाँ पर थोड़ा ऐड कर लेना, वरना आप बोलोगे कि कहाँ से कहाँ पहुंचाएगा। तो ये मुख गुहा से भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है। उसके बाद इसमें गति किस प्रकार की होती है? तो इसमें क्रमाकुंचन प्रकार की गति होती है। क्रमाकुंचन गति कैसी होती है? तो इस प्रकार से होती है, इसको कहा जाता है क्रमाकुंचन गति। यह आपका कंप्लीट हो गया एसोफेगस या ग्रास नली, इसमें इतना ही है केवल। उसके बाद हम बात करेंगे छोटी आंत की, नहीं पहले अमाशय की, स्टमक की बात करेंगे, अमाशय की बात करेंगे।